जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम एसएससी रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये पार्ट 2 में हम लोग गवर्नर जनरल एंड वायसराय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2007 का पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकेंड, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही उत्तर होगा केवल एक। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे बल्कि गवर्नर थे। देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पसंदीदा सिविल सेवा कोवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? सही उत्तर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। आईएएस 2010 का पूछा गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की पसंदीदा सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन का पुनर्गठन किया था। राजस्व वार्डों को भंग कर इसने संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 20 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र है। न्यायिक संहिता का भी प्रवर्तक इसे माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2018 का पूछा गया है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा, भारत का नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना। तीसरा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। चौथा, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश
सर्वोच्चता स्थापित करना। सही उत्तर होगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में ऑप्शन 3 सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय व्यवस्था का प्रबंधन करना। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विधुरत यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजिट कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। याद रखिएगा। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगा, जिसका सारा खर्चा राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल नेपाली युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाली युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आंग्ल नेपाली युद्ध इसका टाइम है 1814 से 16। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 था। इसी टाइम हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबुद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम था 1817 से 18। इस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर थे, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में उस टाइम हेक्टर मुनरो का नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? इनका टाइम था 1820 से 1827। याद रखिएगा। सर थॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था
रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारहमहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई से कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम था 1790 से 1792। इस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। इस युद्ध में कॉर्नवालिस स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उसके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? MPPSC 2015 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा 1829 ईस्वी में राजा राममोहन के नेतृत्व में समाप्त किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी में बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। इससे पहले बंगाल में दासों का निर्यात होता था। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? सही आंसर होगा 1850 में हुआ था। JPSC 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रैमजे, ये डलहौजी का नाम था वास्तविक, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं डलहौजी के बारे में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध संपन्न हुआ। सही आंसर होगा लॉर्ड एलेनबेरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध संपन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबेरो ने 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? सही उत्तर होगा आपका जेम्स आउटरम थे। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम था। उस टाइम अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 1854 ईस्वी में सलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम बिछाया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? सही उत्तर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1853 ईस्वी में बम्बई की बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। डलहौजी ने पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना के देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? सही उत्तर होगा चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। राजपूताना के रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स ने की थी। चार्ल्स लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंस चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल विवाद IAS प्री 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला, भारतीय द्वारा हथियारों लेकर क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित थी? पहला, भारतीय द्वारा हथियारों लेकर चलने वाले कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा, भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। तीसरा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। चौथा, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। सही उत्तर होगा 3, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद इनसे संबंधित हैं। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती। जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।